इन न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या कोरोना का IHU वेरिएंट बनेगा चिंता की वजह। आप सभी ने गौर किया होगा कि जब से कोरोना महामारी आई है तब से हर कुछ समय बाद इसका एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, तो अब एक नया वेरिएंट फिर से सामने आया है जिसका नाम है IHU। ये नया वेरिएंट क्या है, कितना खतरनाक है, इसको लेकर क्या चुनौतियां हैं और विशेषज्ञों का इसको लेकर क्या कहना है। इस तरह के जब भी कोई एक नया वेरिएंट सामने आता है, इस तरह के कई सारे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक के जरिए न सिर्फ हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, बल्कि हमारा प्रयास रहेगा कि इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को खोलकर आपके सामने इसको अच्छे से समझाया जा सके। तो चलिए अब हम पहले इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। दरअसल इस समय ये वेरिएंट काफी चर्चा में है, तो इसलिए कुछ न्यूज को हमने रेफरेंस के तौर पर लिया है। जैसे पहली है IHU वेरिएंट ऑफ कोविड-19, फ्यू केसेस, लिमिटेड स्प्रेड। एक दूसरी ही खबर है, न्यू कोविड-19 वेरिएंट नेम्ड IHU डिस्कवर्ड इन फ्रांस, सेड टू बी स्ट्रॉन्गर देन ओमिक्रॉन। तो ये हमारी खबर है। अब इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इससे जुड़े जो हमारे डायमेंशंस हैं उन पर बात करेंगे। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच, जैसे मैंने बताया कि अभी थोड़े ही दिन पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, तो उसी के बीच अब फ्रांस में एक नए स्ट्रेन की खोज ने दुनिया भर के विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। इस नए स्ट्रेन को IHU नाम से जाना जा रहा है और इसके चलते संक्रमण की एक नई लहर आने की आशंका जताई गई है, यानी जो विशेषज्ञ हैं इसको लेकर चिंतित हैं। तो ये पूरी हमारी खबर हुई। अब जानते हैं इसी से रिलेटेड जो चर्चा के बिंदु हैं। तो सबसे पहले क्योंकि IHU वेरिएंट की बात हो रही है तो उसी के बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये चिंता का विषय है, अगर है तो क्यों है, इससे रिलेटेड पूरी बात करेंगे। फिर वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हुए इससे संबंधित चुनौतियों पर नजर डालेंगे और फिर इन्हीं सब के बीच आगे की राह पर बात करेंगे। और फिर पूरे टॉपिक से जुड़ा एक प्रश्न हमने आपकी मेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बनाया है, वो आपके लिए रहेगा। ये जो पूरा टॉपिक है ये GS पेपर 3 विज्ञान एवं तकनीक, आपदा और आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। तो चलिए ये हमारे डायमेंशंस थे, अब इन पर बात करते हैं। IHU वेरिएंट की बात करते हैं। IHU वेरिएंट B.1.640 का एक उपवंश यानी सब लीनेज है, जिसे B.1.640.2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी खोज की जानकारी फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटलो यूनिवर्सिटेयर्स यानी IHU या यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट से जुड़े शोधकर्ताओं ने दी थी। फोर्ब्स के एक रिपोर्ट के अनुसार IHU संस्करण का जो पहला ज्ञात मामला था वो नवंबर 2021 के दौरान सामने आया था। ये नया वेरिएंट फ्रांस के एक व्यक्ति में पाया गया था जो अफ्रीकी देश कैमरून से लौटा था। इसके अलावा B.1.640 वंश की बात करें तो जनवरी 2021 में इसकी पहचान की गई थी और अब तक इससे संबंधित संक्रमण के लगभग 400 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही अब तक 19 देशों में B.1.640 के मामले सामने आए हैं, जिसमें भारत का भी एक केस शामिल है। इस वेरिएंट के सबसे अधिक मामले फ्रांस में जो कि 287 हैं, इसके बाद कॉन्गो में जो कि 39 हैं, जर्मनी में 17 और यूनाइटेड किंगडम में 16 देखने को मिल चुके हैं। पिछले साल नवंबर में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने B.1.640 को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया था। तो ये पूरा IHU वेरिएंट को हमने समझा। अब जानते हैं कि ये चिंता का विषय है तो क्यों है। पिछले साल दिसंबर में सामने आए एक अध्ययन से पता चला था कि IHU में 46 म्यूटेशन और 37 विलोपन यानी डिलीशंस हो चुके हैं, जिसका प्रभाव उसके अमीनो एसिड पर पड़ा है। इसमें N501Y और E484K सहित 14 अमीनो एसिड से जुड़े म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन से संबंधित हैं। अमीनो एसिड ऐसे अणु होते हैं जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं और जीवन की महत्वपूर्ण इकाई माने जाते हैं। साथ ही स्पाइक प्रोटीन की बात करें तो वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश टीके SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन पर लक्षित होते हैं, जिसका उपयोग वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने के लिए करता है। N501Y और E484K म्यूटेशन इससे पहले बीटा, गामा, थीटा और ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी पाए गए थे। हालांकि medRxiv में प्रकाशित एक प्री प्रिंट पेपर के मुताबिक IHU संस्करण की वायरोलॉजिकल महामारी विज्ञान या नैदानिक विशेषताओं पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो ये हमने
चिंता का विषय समझा, अब वर्तमान स्थिति पर नजर डालते हैं। IHU वेरिएंट का प्रसार सीमित मात्रा में देखा गया है, यानी कि अभी इसका जो प्रसार है वो बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित मात्रा में ही है। दिसंबर की शुरुआत तक फ्रांस में IHU वेरिएंट के लगभग 12 मामले ही सामने आए थे, जबकि किसी अन्य देश में अब तक इससे जुड़े मामले की पहचान नहीं की गई है। यही कारण है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं माना है। तो ये इसकी वर्तमान स्थिति है। लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। जो नया वेरिएंट सामने आया है और जो अलग अलग तरीके के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला ये कि जो रिसर्च है वो कम है, जिसकी वजह से प्रामाणिक तौर पर कुछ भी परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं, यानी शोध कम हो रहे हैं और जिनकी वजह से अधिक अनिश्चितता है। साथ ही अलग अलग तरीके के वेरिएंट सामने आ जाते हैं, हर थोड़े दिन में एक नया वेरिएंट सामने आ जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ओमिक्रॉन था, अब IHU वेरिएंट है और उनका मिश्रण सामने आ जाता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और फिर इसके अलावा जिस तरीके से इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लोगों के बीच, ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला है। और फिर जो हमारे पास वैक्सीनेशंस हैं वो पुराने वेरिएंट्स पर आधारित हैं, क्योंकि जब उन पर किसी भी वेरिएंट पर रिसर्च होती है, कोई नया वेरिएंट सामने आता है, रिसर्च होती है, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन आता है, तो इतने में कोई अगर म्यूटेट हो जाता है या नया वेरिएंट सामने आ जाता है तो हमारी जो वैक्सीन है वो पुराने वेरिएंट्स पर आधारित हो जाती है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो लेकिन चुनौतियां हैं तो उनसे उबरने का तरीका भी होगा। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर नजर डालें। तो जैसे हमने कहा कि रिसर्च जो है वो कम हो रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि रिसर्च को और ज्यादा बढ़ाया जाए, तेजी से रिसर्च की जाए, रिसर्च का दायरा बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रामाणिक तौर पर, पुख्ता तौर पर जो रिजल्ट है कोई भी वो सामने आ सके। और इसके अलावा जो नए वेरिएंट्स हैं, क्योंकि रिसर्च जितनी तेजी से ज्यादा आगे बढ़ेंगी उनका दायरा बढ़ेगा, तो नए वेरिएंट्स की पहचान हो सकेगी और नए वेरिएंट्स की पहचान जल्दी से जल्दी करके उनके लिए जो जांच है, जो शोध है, वो और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और जो भी मामले हैं उनका गंभीरता से अवलोकन किया जाना बहुत जरूरी है। और इन्हीं की वजह से जब रिसर्च होती रहेंगी तो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए प्रभावी टीकों का विकास भी तेजी से संभव हो सकेगा। क्योंकि रिसर्च बढ़ती जाएंगी, जो नए वेरिएंट्स हैं उनके लिए जितनी भी वैक्सीनेशंस जो जरूरी हैं उनके हिसाब से वो तेजी से सामने आ सकेंगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि कोविड उपयुक्त व्यवहार, यानी कि जो भी लोग हैं कोविड के लिए जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं सरकारों द्वारा, तो उसका पालन तरीके से किया जाए लोगों के द्वारा, ताकि जो संभावित बचाव हैं उनको हम अपने तरीके से पूरा कर सकें। जब कोई प्रसार होता है किसी महामारी का, तो उसके रिलेटेड जो भी आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है उन्हें तरीके से लिया जाए, ताकि उसके प्रसार को अधिक से अधिक रोका जा सके। तो इस तरीके से कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाकर हम इसके प्रसार को काफी हद तक कम कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी। तो आइए अब इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज का प्रश्न आपके लिए बनाया है उस पर नजर डाल लेते हैं। बदलते दौर के साथ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ पर हमने नियंत्रण कर लिया है, कुछ पर करना अभी बाकी है। लेकिन बदलाव की यह प्रक्रिया हमारे समक्ष बार बार चुनौती उत्पन्न कर रही है। टिप्पणी कीजिए। जैसे कि हमने पूरे टॉपिक में बताया कि जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं तेजी के साथ, तो हम काफी हद तक वेरिएंट्स पर जो है नियंत्रण पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजी से नए वेरिएंट सामने आ जाते हैं तो वो हमारे सामने बार बार चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, पूरे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप अपने विचार अपने तरीके से उस पर टिप्पणी कीजिए। 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, बहुत जरूरी बात कि जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, घर पर रहिए, अनावश्यक बाहर मत निकलिए और सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।